जय हिंद बच्चों, स्टार एजुकेशन पॉइंट के फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो हम लोग ऑप्टिक्स चैप्टर में प्रकाश के परावर्तन संबंधी कुछ क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। पिछले दिन अर्थात पिछले वीडियो में हम लोगों ने गोलीय दर्पण के लिए F बराबर R/2 इसको पढ़ा था और आज हम लोग गोलीय दर्पण के लिए सूत्र 1/v + 1/u बराबर 1/f स्थापित करेंगे। तो गोलीय दर्पण बच्चों दो प्रकार का होता है, एक अवतल गोलीय दर्पण और दूसरा उत्तल गोलीय दर्पण। तो दोनों दर्पणों में अर्थात दोनों दर्पणों के लिए हम लोग इस सूत्र की स्थापना करेंगे। आपको मैट्रिक्स से ही मालूम है अर्थात 10वीं कक्षा से ही मालूम है बच्चों कि दर्पण से वस्तु की दूरी को u द्वारा सूचित किया जाता है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को v द्वारा सूचित किया जाता है तथा दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को फोकस दूरी कही जाती है। अर्थात हम लोग जो सूत्र स्थापित करने जा रहे हैं वो वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी इनके बीच में सूत्र स्थापित करने जा रहे हैं। और ये सूत्र आपको पता भी है बच्चों कि 1/v + 1/u बराबर 1/f होती है, ठीक ना। तो आइए इस सूत्र को हम लोग मिलकर स्थापित करते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया है, अवतल गोलीय दर्पण के लिए सूत्र, किसके लिए? अवतल गोलीय दर्पण के लिए सूत्र 1/v + 1/u बराबर 1/f की स्थापना करें, जहाँ u दर्पण से वस्तु की दूरी, v दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा f दर्पण की फोकस दूरी है। ठीक है, क्वेश्चन आ गई समझ में। चलिए अब उत्तर में क्या लिख सकते हैं वो आइए देखते हैं, ठीक ना। तो मान लिया कि x y एक अवतल गोलीय दर्पण है, ठीक ना। अब इसके लिए अब वस्तु और प्रतिबिंब को बनाएंगे, उसके बाद ही इस सूत्र को स्थापित करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले एक विधि से स्थापित करते हैं, उसके बाद दूसरी विधि को हम बताएंगे। आपको बता दिया गया है पिछले वीडियो में भी बच्चों कि ये वाली जो सूत्र है वो छोटे द्वारक वाले दर्पण के लिए ही होता है, ठीक ना। मतलब बहुत बड़ा, इतना बड़ा दर्पण के लिए सूत्र लागू नहीं होता है, होता तो छोटे दर्पण के लिए ही है। लेकिन आपको दिखाने के लिए इतना चित्र तो जूम करना ही पड़ेगा। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले पहली विधि से, पहली विधि द्वारा तो आइए इसका चित्र बनाते हैं। प्रतिबिंब का चित्र बनाने के लिए आपको पहले ही बता दिया गया है बच्चों। तो ये प्रधान अक्ष हुआ और ये ध्रुव हो गया दर्पण का और इसका ये केंद्र हो जाएगा, ये वक्रता केंद्र, और यहाँ ठीक बीच में फोकस होता है, आपने साबित किया था इसे, ठीक है। अब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में यहाँ पर एक वस्तु को रख देते हैं, वस्तु का नाम दे देते हैं AB हो गया वस्तु, ठीक है। अब कम से कम 2 किरण तो लेना ही पड़ेगा प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो एक किरण प्रधान अक्ष के समांतर ले लेते हैं। प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण आपको पता है बच्चों
कि ये फोकस से होकर गुजर जाती है। तो इस प्रकार से ये फोकस से होकर हम लोगों ने गुजार दिया है, ठीक ना। दूसरी किरण जो होगा ये गौण अक्ष से होकर जाएगी, अर्थात वक्रता केंद्र से लेंगे बच्चों इसको, और वक्रता केंद्र से जाने वाली जो भी किरण है वो गौण अक्ष पर चलने वाली किरण कहलाती है। जिस दिशा में ये किरण जाएगी बच्चों उसी दिशा में क्या होगा, ये वापस लौट जाएगी, और दोनों किरणें वास्तव में जहाँ कटेगी वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब इस प्रकार से बना देगी, और ये प्रतिबिंब हो गया ए डैश और ये बी डैश, ठीक ना। तो इस प्रकार से प्रतिबिंब बन चुका है, और इसमें एक लंब भी डालना पड़ेगा। ये परंपरागत विधि में लंब डालना ही पड़ता है। तो बच्चों यहाँ पर मान लेते हैं कि ये वाला बिंदु जो लंब का है वो Q है, ठीक। हालांकि छोटे द्वारक वाले दर्पण में ये P बिंदु और Q बिंदु जो है एकदम नज़दीक होगा, ठीक ना। अब इसमें दूरी को डिफाइन करना है। अब तल दर्पण में बच्चों सारी दूरियां बाएं तरफ पड़ती है, इसलिए सब ऋणात्मक होगा चिन्ह परिपाटी के अनुसार। तो आइए दूरी को डिफाइन करते हैं। तो ये हो गया बच्चों फोकस दूरी, यहाँ फोकस तक का दूरी हो गया, इसको -f लिखेंगे। ये देखिए ये प्रतिबिंब बना था, इसलिए प्रतिबिंब दूरी को हम लोग भी लिखेंगे, लेकिन माइनस चिन्ह को लगा कर लिखेंगे, अर्थात माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे इस प्रकार से, ठीक। अब आगे है वक्रता त्रिज्या, तो इसमें -r लिख देंगे। सारी दूरी जो होगा दर्पण के ध्रुव से ही ली जाएगी। तो इस प्रकार से ये दूरी भी डिफाइन हो गई। अब बच गया है वस्तु दूरी। तो बच्चों वस्तु दूरी को -u लिखेंगे, और वस्तु दूरी तो हमेशा माइनस में ही होती है, क्योंकि प्रकाशिकी में ये माना जाता है कि वस्तु लेंस या दर्पण के हमेशा बाईं ओर रखना चाहिए, ठीक ना, ऐसा रखा जाता है। तो सारी दूरियों को यहाँ पर डिफाइन कर लिया गया है, और सभी दूरी देख रहे हैं आप कि सब दूरी माइनस में ही है, ठीक ना। अब ऐसा है बच्चों कि जो चित्र बनाते हैं उसके बारे में फिजिक्स लिखना पड़ता है, अर्थात उसका वर्णन तो करना ही पड़ता है। बहुत बच्चे वर्णन से ही घबरा जाते हैं कि ये लैंग्वेज क्यों लिखते हैं, ऐसे ही कैलकुलेशन लिख दीजिए। तो केवल कैलकुलेशन प्रश्न का उत्तर तो नहीं होता है ना बच्चों, वो तो केवल न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ प्रूफ करने के लिए। लेकिन आपने चित्र में क्या क्या किया, क्या दिखलाया, कैसे प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन हो रहा है, दर्पण के बारे में वो सारे बिंदु क्या है, दूरी क्या दूरी कैसे डिफाइन किए हैं, वो सब तो लिखना ही पड़ेगा ना। तो ऐसे नहीं लिखेगा तो नंबर काट लेगा, है ना। तो आइए कैसे लिखते हैं, आइए देखते हैं। माना XY एक अवतल दर्पण है, जिसका P ध्रुव, C वक्रता केंद्र, F फोकस तथा BP दिख रहा है बच्चों, BP प्रधान अक्ष है, BP प्रधान अक्ष है। इस प्रधान अक्ष पर अनंत तथा वक्रता केंद्र C के बीच स्थित वस्तु AB का
दर्पण द्वारा बनने वाला वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है। ठीक है बच्चों, ए डैश बी डैश है, जो वक्रता केंद्र C तथा फोकस F के बीच बनती है। तो ये है बच्चों, और जो बनावट लिखा है उसको भी लिख देते हैं। दर्पण के आपतन बिंदु M से MQ लंब प्रधान अक्ष पर डाला। देख रहे हैं बच्चों, ये प्रधान अक्ष पर ये लंब डाला है, इसको भी लिख देना है बच्चों। अब जो है वो दूरी जो हम लोग माने हैं उस सारी दूरी को लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चित्र में दर्पण से, अब सबको लिखेंगे, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी P से लेके B तक है बच्चों। PB यही ना वस्तु है, PB। PB बराबर क्या होगा, इसका चिन्ह देखिए, चिन्ह परिपाटी के अनुसार -U है। फिर लिखेंगे बच्चों प्रतिबिंब की दूरी PB डैश, दिख रहा है PB डैश, P से लेके B डैश यही प्रतिबिंब है। तो PB डैश की दूरी -V चित्र में दिखाई गई है। इसके बाद फोकस दूरी लेंगे। फोकस दूरी देखिए बच्चों चित्र में, ये PF है ना PF, और इसका भी चिन्ह परिपाटी माइनस में है, PF दिख रहा है, P से लेके F तक ये दूरी। अच्छा, फोकस दूरी के बाद जो है हम लोग अब वक्रता त्रिज्या को लिख देंगे। वक्रता त्रिज्या, तो बच्चों वक्रता त्रिज्या PC दिख रहा है चित्र में। P से लेके C तक की दूरी कितनी है, तो -R है। तो सारी दूरियों को इस प्रकार से लिख देना है, ठीक ना। अब सवाल है कि ज्यामिति कैसे लगाएंगे, ठीक ना। तो देखिए बच्चों, ऐसा है कि दो बातें याद रखनी है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, ये 4 गो ये समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो बच्चों ये देखिए ये और ये दोनों जो है समरूप त्रिभुज होंगे। ये और ये एक जोड़ी अलग से ये समरूप त्रिभुज होगा। तो दो जोड़ी समरूप त्रिभुज यहाँ पर लेना है ज्यामिति के लिए, लगाने के लिए। समरूप क्यों हुआ बच्चों, तो देखिए ये वाले कोण और ये वाला कोण, इस दोनों त्रिभुज में सम्मुख कोण होने के नाते बराबर होंगे, है ना। और ये कोण 90 डिग्री है और ये कोण भी 90 डिग्री है। तो ये कोणों भी दोनों त्रिभुजों में बराबर होगी। तो त्रिभुज के बच्चों दो कोण यदि आपस में बराबर हो जाएं तो तीसरा तो अपने आप ही बराबर हो जाती है ना। तो यदि त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो जाएं तो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं आपस में। समरूप त्रिभुज का क्या नियम है बच्चों, कि पहले त्रिभुज का लंब बटे दूसरे त्रिभुज का लंब, पहले त्रिभुज का आधार बटे दूसरे त्रिभुज का आधार, पहले त्रिभुज का कर्ण और दूसरे त्रिभुज का कर्ण।
अर्थात भुजाओं का अनुपात जो है ये आपस में क्या होती है, बराबर हो जाती है। तो उतना लिखना नहीं है बच्चों, यहाँ सिर्फ लिख देना है कि अब समरूप त्रिभुज नाम लिखेंगे बच्चों, वहाँ पर देखेंगे ABC तथा छोटी वाली जो त्रिभुज है A', B', C में, है ना। ये दोनों त्रिभुज में ज्यामिति से सीधा लिखेंगे, ज्यामिति से क्या लिखेंगे बच्चों, बड़ा त्रिभुज का लंब AB बटे छोटका का लंब A', B' बराबर बड़का त्रिभुज का आधार क्या है BC बटे छोटका त्रिभुज का आधार क्या है, ये B', C है बच्चों। ठीक है, तो लंब बटे लंब, आधार बटे आधार हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि BC जो है दूरी डिफाइन तो नहीं है ना। तो BC दूरी को इस प्रकार से लिखेंगे कि इन दूरियों के पदों में इसका मान आ जाए। ठीक, तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये BC दूरी निकालनी है, तो यहाँ PB ये पूरा दूरी ले लेंगे और इस दूरी में PC दूरी को यहाँ बाद कर देंगे, अर्थात माइनस कर देंगे, तो ये वाला बच जाएगा ना। PB दूरी में PC दूरी को घटा लीजिए तो केवल BC बचेगा। तो वैसे ही लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं PB, इसमें घटा लेते हैं PC, तो ऊपर वाली दूरी तो हो गई। अब B', को देखते हैं, B', ये वाला दूरी, ठीक ना। तो ये कैसे निकालेंगे, ठीक उसी प्रकार से पूरा PC दूरी में PB' को हटा लेंगे तो बच जाएगा ये वाली। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, पूरा PC दूरी में PB' को क्या करेंगे, हटा लेंगे। तो देखिए ये हट गया है बच्चों। ठीक है, चलिए ये जब हट गया तो आइए यहाँ पर लिखते हैं AB बटे A', B' बराबर, अब PB का मान लिखेंगे बच्चों। PB देखिए यहाँ पर कितना है, -U है, फिर एक माइनस है, दे दिया माइनस, फिर ब्रैकेट दे देते हैं PC देखिए कितना है, -R है, तो -R दे दिया। ठीक, अब बटा PC अभी देखा था कितना था, -R, फिर ये माइनस है, दे दिया, फिर एक ब्रैकेट दे दिया छोटी वाली, PB' कितना है, -V है, तो ये -V दे दिया। ठीक है, अब इस माइनस को, ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, तो -U, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा R, ये देखिए, और नीचे में देखिए क्या है, -R, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा V, ये देखिए। इस प्रकार बच्चों जो यहाँ समीकरण प्राप्त हुआ उसको समीकरण 1 लिख देंगे। ठीक ना, तो इस प्रकार से हम लोगों ने लिख दिया है। ठीक है बच्चों, तो एक जोड़ी त्रिभुज का तो काम हो गया है, ये वाली का, है ना। अब दूसरे जोड़ी त्रिभुज का खबर लेते हैं। ठीक, तो देखिए ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला त्रिभुज है। फिर देखिए यहाँ पर ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है, सम्मुख कोण होने के नाते। ठीक, और ये कोण देख रहे हैं, ये कोण 90 डिग्री है और ये कोण भी क्या है, 90 डिग्री है, तो ये दोनों कोण भी तो आपस में बराबर हैं। तो त्रिभुज के दो कोण यदि आपस में बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हो गए हैं। क्यों, तो त्रिभुज का दो कोण बराबर, तो तीसरा ज्यामिति के अनुसार अपने आप ही बराबर हो जाती है। तो त्रिभुज के तीनों कोण यदि आपस में बराबर हैं तो त्रिभुज आपस में समरूप कहलाते हैं। त्रिभुज हो गया समरूप, तब इनकी दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो इस ज्यामिति को अब अगले त्रिभुज के लिए लगाते हैं।
ठीक है बच्चों, तो आगे अब लिखते हैं। अब समरूप त्रिभुज नाम लिखेंगे बच्चों। उधर एम क्यू एफ तथा त्रिभुज, ये वाला छोटी वाली ए डैश बी डैश एफ में, ठीक ना, लगा देंगे ज्यामिति से। ठीक है, ज्यामिति लगा देंगे। ज्यामिति से क्या करेंगे, तो उसी प्रकार अनुपात निकालेंगे। एम क्यू अब बटे ये छोटी वाली कॉलम ए डैश बी डैश, ठीक है। अब आधार लेंगे तो क्यू एफ, देखिए इस त्रिभुज का आधार क्यू एफ है, बटे ये दिख रहा है ना क्यू एफ, ये आधार क्यू एफ हो गया, और इसका आधार क्या है, बी डैश एफ है, तो यहाँ पर ले लेंगे बी डैश एफ। ले लिया, ठीक है। इतना तो लिख लिया है बच्चों, लेकिन आप भी ज्यामिति जानते हैं कि ये दोनों समांतर रेखा है ना, और ये दोनों देखिए अभिलंब है कि नहीं है। तो बताइए दोनों अभिलंबों का आकार आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अर्थात एम क्यू के बदले हम ए बी लिख सकते हैं, ए बी, ठीक ना। यहाँ पर लिख देंगे कि परंतु एम क्यू जो है वो किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, ऐसा लिख देंगे, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं बच्चों, इसके बाद यहाँ पर लिखें एम क्यू के बदले अब क्या लिखते हैं, ए बी, अब बटे ए डैश बी डैश बराबर, यहाँ है क्यू एफ, ठीक ना। हालांकि बाद में बदल देंगे इसको भी, क्यू एफ बटे क्या हो गया, बी डैश एफ। देखिए यही वाला लिख दिया है, ठीक ना। हमने पहले ही कहा था बच्चों कि ये वाली सूत्र जो है वो छोटे द्वारक वाले दर्पण के लिए ही होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि छोटे द्वारक वाले दर्पण के लिए एम बिंदु पी के काफी निकट हो तो, छोटा द्वारक होगा, साइज छोटा होगा बच्चों, तो एम बिंदु पी के क्या होगा, काफी निकट में होगा। जब ये निकट हो जाएगी, जैसे यहाँ मान लीजिए यहाँ हो गया, तो यहाँ से अभिलंब डालिएगा तो क्यू बिंदु जो होगी वो पी के क्या होगा, काफी निकट हो जाएगी। तो वही बात लिखना है यहाँ पर, निकट हो तो ये जो क्यू एफ दूरी है वो पी एफ के बराबर हो जाएगा। क्यू एफ ये क्या हो जाएगा, पी एफ के लगभग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बच्चों, ठीक ना। होगा कि नहीं। जब क्यू बिंदु पी के काफ़ी निकट हो जाएगा तो इस क्यू एफ दूरी पी एफ दूरी के लगभग क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तब हम लोग क्या लिख पाएंगे यहाँ पर, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर क्यू एफ के बदले हम लोग अब लिखेंगे क्या बच्चों, पी एफ, है ना, पी एफ। अब बटे क्या हो जाएगा, बी डैश एफ, लिख देंगे ऐसा। तो पी एफ को तो पी एफ लिख देंगे, लेकिन देखिए तो बी डैश एफ दूरी तो यहाँ है नहीं, ठीक ना। तो उसी प्रकार बी डैश एफ दूरी को तोड़ के लिखेंगे। कैसे, ये बी डैश एफ जो है ना, यहाँ पी बी डैश लिख देंगे और उसमें पी एफ को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो बच जाएगा क्या, बी डैश एफ, नहीं पी बी डैश पूरी बड़ी दूरी हुई, इसमें पी एफ को क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो बच जाएगा बी डैश एफ। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग कि
पी एफ दूरी में घटा लेंगे, नहीं पी बी डैश दूरी में, किसमें, पूरा का पूरा दूरी में पी बी डैश में हम लोग क्या करेंगे, पी एफ को घटा लेंगे। पी बी डैश में पी एफ को घटा लेंगे तो ये बच जाएगा बी डैश एफ। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिया। अब आगे देखिए पी एफ का मान कितना है, माइनस एफ है, तो यहाँ पर दे देते हैं माइनस एफ। ठीक, और पी बी डैश कितना है, माइनस भी, तो यहाँ पर दे देते हैं माइनस भी, और एक माइनस और है। और उसके बाद देखिए पी एफ, फिर से पी एफ, ये कितना है, माइनस एफ, तो यहाँ पर दे दिया माइनस एफ। ठीक है बच्चों, अब जो है ये ए बी बटे ए डैश बी डैश का मान क्या हो चुका है, तो माइनस एफ अब बटे माइनस भी, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एफ। ठीक ना, इस प्रकार से हो गया। अब इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। आइए देखिए बच्चों, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को ध्यान से देखें। तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर है। देखिए ये वाला ए बी बाय ए डैश बी डैश और ए बी बाय ए डैश बी डैश, ये दोनों आपस में लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो चुका है, तो राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 तथा 2 से दोनों का लेफ्ट बराबर तो राइट भी बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस यू प्लस आर बटे माइनस आर प्लस भी, ऐसा लिख देंगे बच्चों। और उसके बाद ये वाला लिख देंगे बराबर माइनस एफ बटे माइनस भी, अब माइनस माइनस या ये वाला तो लिख ही दिया है ना, ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ये वाला यहाँ पर लिखा और ये वाला यहाँ लिखा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात कोना कोनी गुना करेंगे, तो इस दोनों को पहले गुना करते हैं, माइनस यू प्लस आर इंटू ये वाली माइनस भी प्लस एफ बराबर, अब यहाँ पर माइनस एफ लिखा हुआ है और ये वाला इधर जाएगा, माइनस आर प्लस क्या हो जाएगा भी। ठीक है, अब दोनों को गुना कीजिए, आइए गुना करते हैं। अब यू से दोनों में पहले करेंगे और उसके बाद आर से दोनों में करेंगे, तो यू तो माइनस में है, भी से करेंगे ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा यू इंटू भी। ठीक ना, अब फिर माइनस यू को प्लस एफ से करेंगे, तो इसका माइनस है इसका प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और u इंटू एफ, यू एफ। तो चलिए ये हो गया u का काम। अब r वाला का बारी है, तो r है प्लस में, ये है माइनस में, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया r भी। ठीक, और उसके बाद प्लस 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 हो जाएगा, rf हो जाएगा, प्लस हो गया rf बराबर। अब राइट हैंड साइड में देखिए ये दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको भी हम लोग लिख देंगे rf, और ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक ना, ये हो जाएगा भी एफ। ठीक है, या एफ भी लिख सकते हैं, एफ इंटू भी। देखिए लिख दिया है बच्चों। आपको पता है कि दोनों तरफ का साइन यदि प्लस में हो और दोनों पद बराबर हो तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये वाला बच्चों, ये वाला और ये वाली, ये दोनों को क्या कीजिए, कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल करने के बाद इसको भी इधर ही ले आइए, चलिए ले आते हैं। तो ये हो गया यू भी माइनस यू एफ, माइनस बच्चों ये वाला जो देख रहे हैं ना ये आर, तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि आर बराबर 2f होता है, नहीं पढ़े हैं कि चूंकि आर बराबर क्या होता है 2f, एफ बराबर r/2 पढ़े ना, एफ बराबर r/2, तो आर बराबर क्या होता है 2f। तो यहाँ आर के बदले ई आर के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 2f ऐसे लिख देंगे, अब भी के बदले भी लिख देंगे। समझ गए ना कि आर के बदले ही 2f को लिखा गया है। ठीक ना, इसके बदले इसको लिखें। अब इसको बाएं ले आइए
तो माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस हो गया क्या एफ भी, और उधर तो कुछ बचा ही नहीं, उधर हो गया 0। ठीक ना, एक लाइन और लिखते हैं यहाँ पर, इसलिए यू भी, ठीक। अब माइनस क्या हो गया बच्चों, यू एफ। आइए देखिए माइनस 2f भी, आइए एगो एफ भी है, इसको जोड़िएगा बच्चों तो यहाँ पर माइनस एफ भी बच जाएगा और ये हो जाएगा 0। ठीक, अब प्लस वाले को इधर रहने देते हैं, माइनस वाला को उधर लिख देते हैं। तो आइए देखते हैं उधर, यहाँ के बाद उधर लिखते हैं। तो ऐसा हो जाएगा बच्चों कि ये हो गया यू भी, और इस दोनों माइनस वाले को उधर कर देते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा यू एफ, और ये माइनस वाला भी उधर जाएगा तो इधर हो जाएगा प्लस में एफ भी, तो प्लस में इधर एफ भी हो गया। ठीक ना, और इसको कुछ समीकरण मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर मान लेते हैं 3। अब समीकरण 3 को दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देते हैं, तो समीकरण नंबर 3 में दोनों ओर यू भी एफ से भाग देने पर, यू भी एफ से भाग देने पर, तो भाग दे देते हैं, तो भाग हो जाएगा यू भी और इधर यू एफ, और ये हो गया एफ भी, सभी पदों में यू भी एफ से भाग हो जाएगी, यू भी एफ से भाग हो जाएगा, यू भी एफ से भाग हो जाएगा। तो जो पद बराबर दिखेंगे उसे कैंसिल कर देंगे। तो देखिए यहाँ यू भी दिख रहा है, ये यू भी से कट जाएगा, ये यू को काट देगा और एफ जो है एफ को काट देगा, और एफ भी एफ कट गया, अब कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए बचने वाला जो है बचा लीजिए, 1/f 1/v प्लस हो गया 1/u, सीधा कर लीजिए, तो 1/v प्लस 1/u बराबर हो गया है 1/f। इस प्रकार बच्चों ये सूत्र प्रूव्ड हो चुका है। ठीक ना, देखिए प्रूव्ड हो गया है बच्चों। तो यही इस प्रश्न का पूरा उत्तर है। ऐसे ही लिखना होता था आपको मैट्रिक में भी बच्चों, ठीक ना। तो पहले ये लैंग्वेज लिखना है, इसके बाद ये ज्यामिति लगाकर इस प्रकार से सूत्र को प्रूफ करना है। एक बार में बच्चों यदि नहीं आवे समझ में तो फिर आप वीडियो में बैक जाकर इसको देख सकते हैं। आशा है बच्चों पहली विधि को आपने अच्छी तरह से देखा होगा। अब इसके बाद हम लोग दूसरी विधि से इसी सूत्र को स्थापित करेंगे, ठीक ना। तो पहली विधि को आप अच्छी तरह से पहले नोट कर लें, उसके बाद हम दूसरी विधि को बताएंगे। तो बच्चों पहली विधि को आपने नोट कर लिया है। अब दूसरी विधि से हम उसी सूत्र को स्थापित करेंगे। देखते हैं कौन सा विधि आपको पसंद आती है। हमने पहले ही बता दिया है कि ये जो सूत्र है अर्थात दर्पण सूत्र, ये छोटे द्वारक वाले दर्पण में ही लागू होता है, उसी के लिए स्थापित भी किया जाता है। तो इसलिए हम लोग ज्यामिति भी छोटे द्वारक के ही लिए लगाएंगे और ये सूत्र स्थापित हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे कर सकते हैं। तो पुनः मान लिया कि XY एक अवतल दर्पण है, जिसका ये मान लेते हैं कि OP प्रधान अक्ष है बच्चों। अब देखिए यहाँ से प्रधान अक्ष के सीध में चलने वाली किरण जो है ये तो उसी दिशा में क्या होगी, वापस लौट जाएगी। तो एक किरण से तो प्रतिबिंब बनेगा है नहीं, इसलिए एक किरण और लेना होगा। तो ये ले लेते हैं एक किरण, ठीक। कुछ नाम दे देते हैं बच्चों इसका, क्या नाम दे दें, ए दे दे क्या, तो ए नाम दे देते हैं, ठीक ना। अब देखिए इसका कहीं ना कहीं वक्रता केंद्र तो होगा ही ना, तो ये मान लेते हैं ये वक्रता केंद्र है, ये वाला ये फोकस है
ऐसा ये सब बिंदु है। ठीक, तो इस किरण के लिए बच्चों ये तो आपतन बिंदु हो गई ना, तो आपतन बिंदु पर अभिलंब कहाँ से डालते हैं? तो ये केंद्र से डालते हैं, यही तो गौण अक्ष होता है। ठीक, तो ऐसा डालेंगे, ठीक से स्केल से डालिएगा इसको। तो ये हो गई बच्चों। चलिए, ये अभिलंब को डाल दिया है। अभिलंब के साथ आपतित किरण जो कोण बनाएगी वो हो गया है आपतन कोण, जिसे आई द्वारा सूचित करेंगे। और इतना ही कोण बनाता हुआ ये परावर्तित होगा। बहुत बच्चे यहाँ कन्फ्यूज कर जाते हैं। कन्फ्यूज करते हैं क्या? कि ये किरण फोकस से गुजार देते हैं। बच्चों, वो किरण फोकस से तो नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? तो प्रधान अक्ष के समांतर अनंत से आने वाली जो प्रकाश की किरण होगी वो न फोकस से जाएगी। तो ये किरण क्या प्रधान अक्ष के समांतर है क्या? नहीं है। तो नहीं है तो फोकस से नहीं गुजरेगी, ये I बराबर R के नियम से गुजरेगी। तो इस प्रकार से I बराबर R के नियम से क्या हुआ बच्चों? ये गुजर गई किरण, देखिए। और इस प्रकार से यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब जो है I बना डालेगा। ये I जो हो गया इमेज हो गया बच्चों, इमेज प्रतिबिंब। तो ये हो गया काफ़ी छोटा बिंदु वस्तु है, ये वस्तु हो गई। और ये वाला जो देख रहे हैं बच्चों, ये आपका क्या हो गया? प्रतिबिंब। ये हो गया है प्रतिबिंब, ये वाला I, ठीक ना। तो इस प्रकार से ये बन गया है। इसको थोड़ा और सीधा कीजिएगा स्केल से तो अच्छा लगेगा। ठीक है, करीब करीब ठीक ही है। ठीक है, चलिए अब दूरी को डिफाइन करते हैं। देखिए, सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव से ली जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकस दूरी, लेकिन ये माइनस में होगा, ये बाएं है बच्चों तो ये माइनस में हो जाएगी। ये प्रतिबिंब दूरी है तो माइनस भी लेंगे इसको यहाँ से। और ये वक्रता त्रिज्या है तो ये भी माइनस में दूरी हो जाएगी। और ये वस्तु दूरी बच गया है तो ये माइनस u लिख देंगे इसको। ये तो अवतल दर्पण के बाईं ओर सारी दूरी पड़ रही है, इसलिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी दूरी ऋणात्मक होगी। ठीक है बच्चों, अब जो है ये 3 कोण लेंगे। एक को अल्फा ले लेते हैं, कुछ ले लेते हैं, ये बीटा ले लेते हैं। गामा नहीं लेंगे, इसलिए नहीं लेंगे कि गामा और आर दोनों एक ही तरह का दिखने लगेगा, इसीलिए यहाँ पर एक कोण ले लेते हैं। अपने से क्या ले लेते हैं? थीटा ले लेते हैं। अच्छा ही लग रहा है, ठीक। अब बच्चों इसका वर्णन भी तो करना होगा कि क्या क्या आपने किया है, तो उस वर्णन को भी लिखेंगे। आइए लिखते हैं। माना एक्स वाई एक अवतल दर्पण है जिसका P ध्रुव C वक्रता केंद्र तथा F फोकस एवं OP प्रधान अक्ष है। इस प्रधान अक्ष पर काफी छोटा बिंदु वस्तु O है, ये वाला ले लिया, जिससे
OA दिशा में चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के आपतन बिंदु A से परावर्तित होकर प्रधान अक्ष को I बिंदु पर काटती है, जिससे बिंदु वस्तु O का वास्तविक प्रतिबिंब C तथा F के बीच I प्राप्त होता है। तो इतना लिख दिया है बच्चों। अब इसके बाद प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण परावर्तन कोण के बारे में लिखेंगे। अतः प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण, आपतन कोण का नाम लेते हैं बच्चों। आई को कैसे लिखेंगे? OAC, ठीक ना। एक चीज और लिख देना था कि आपतन बिंदु A पर CA लंब डाला, ये भी लिख दीजिए, ठीक ना। प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण, कोण का नाम लिखेंगे OAC, OAC बराबर हो गया I, ठीक है। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण R को कैसे लिखेंगे? CAI, CAI ये हो गया R। तथा 3 कोण और डिफाइन किए हैं, उसके बारे में लिख देंगे। तथा जो कोण है बच्चों, कौन सा कोण है? अल्फा वाली AOC, ठीक ना। तो कोण ले लिया ये वाला, ठीक। ऐसा भी कर सकते हैं AOP, पूरा भी कोण ले सकते हैं, तो वैसे ही ले लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। या अलग अलग भी लिख सकते हैं। चलिए लिख देते हैं AOP, AOP। इसको कितना माना है आपने? AOP को अल्फा मान लिया है, ठीक। आगे का कोण क्या है? कोण बीटा वाले को क्या लिख पाएंगे? ACP, ACP इसको लिख दिया बीटा, और एगो है थीटा। अब कोण इस प्रकार से लिखेंगे AIP, AIP ये हो गया अल्फा बीटा थीटा, ठीक ना। ये तीनों कोणों को लिख दिया बच्चों। अब किसकी बारी है? अब ये दूरी जो डिफाइन किए हैं उसको लिखना है, ठीक। तो यहाँ पर लिख देंगे दर्पण से दूरी। कौन कौन सी दूरी है? तो सबसे पहले जो है वस्तु दूरी लिख देते हैं। वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी चित्र में देखिए, वस्तु यही ना है, तो P से लेके O तक इसको क्या लिखेंगे? PO, PO बराबर है -U, सारी दूरी माइनस में है। फिर लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी देखिए PI है, यही ना है प्रतिबिंब, ये वाली, तो PI है। अब PI की दूरी क्या है? चित्र में देखिए माइनस भी। इसके बाद फोकस दूरी, तो चलिए लिखते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी है PF और ये है -F।
अब आगे है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या वो है PC। PC कितना है? -r है। तो देखिए चारों दूरी को लिख दिया, ठीक है। अब लिखने के बाद अब हम लोग लगाएंगे ज्यामिति इस प्रकार से, लिख दिया। अब देखिए परावर्तन के नियम से I बराबर R होती है, ठीक ना, और बाकी ज्यामिति का काम है। तो ज्यामिति से सबसे पहले ये वाला लेते हैं बच्चों, ये वाला त्रिभुज को, ठीक। लिखते हैं ज्यामिति से त्रिभुज OAC में। आइए देखते हैं त्रिभुज को, ध्यान से देखिए बच्चों। तो इस त्रिभुज में ये दोनों अंदर का कोण है और इस त्रिभुज के बाहर का कोण कौन है? बीटा। तो बहिष्कोण हो गया बीटा। बहिष्कोण अपने अंतः कोणों के जोड़ के बराबर होता है। तो इस त्रिभुज में बहिष्कोण अर्थात बीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? I + अल्फा, ऐसा हो जाएगा ना, देखिए, है ना। बहिष्कोण अंतः कोणों के जोड़ के क्या हो जाएगा? बराबर। तो यहाँ से लिख देंगे बच्चों, इसलिए I बराबर क्या हो जाएगा? बीटा - अल्फा, ठीक है। और ये हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक। अब इस त्रिभुज में आते हैं, है वाला त्रिभुज जो देख रहे हैं, ये वाला त्रिभुज में ध्यान से देखिए। इस त्रिभुज में बहिष्कोण थीटा है, थीटा बाहर का, और ये दोनों इस त्रिभुज के अंदर का कोण है। तो यहाँ लिखेंगे पुनः ज्यामिति से त्रिभुज ये वाला छोटा वाला ACI में। तो आइए यहाँ पर देखते हैं बच्चों, बहिष्कोण थीटा बराबर क्या हो गया? R प्लस बीटा। इसलिए यहाँ से R जब निकालेंगे तो थीटा माइनस बीटा ऐसा निकल जाएगा। ये इक्वेशन हो गया 2, है ना। अब परावर्तन के नियम से हम लोग जानते हैं कि I बराबर R होता है। यहाँ पर लिखेंगे परंतु परावर्तन के नियम से क्या होता है? I बराबर R। तो I के बदले यहाँ पर क्या लिख देंगे? बीटा माइनस अल्फा, और R के बदले क्या लिख देंगे? थीटा माइनस बीटा, है ना। अब ये बीटा को इधर लाइए, तो एक बीटा पहले से एक बीटा और आ गया। ये अल्फा को उधर ले जाइए तो अल्फा प्लस थीटा। इस प्रकार 2 बीटा बराबर हो गया अल्फा प्लस थीटा। इस प्रकार ये समीकरण नंबर 3 हो गया है बच्चों, ठीक ना। तो यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब इसमें अल्फा बीटा थीटा तीनों का मान यहाँ से निकालना है। तो कौन सा ज्यामिति लगाएंगे? तो छोटे द्वारक वाला ज्यामिति, चूँकि छोटे चाप के लिए सूत्र होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। इसी सूत्र का इस्तेमाल करके अल्फा बीटा थीटा निकालेंगे। तो आइए देखते हैं चाप खंड लेते हैं बच्चों। ये चाप का खंड AP जो है ना, AOP, चाप खंड AOP में ऐसा लेंगे। AOP में तो कौन सा? देखिए इस चापखंड का कोण AOP में कौन सा है? अल्फा। तो कोण अल्फा बराबर चाप कौन सा? AP। त्रिज्या कौन सा? तो ये वाला PO, ये हो गया PO। AP को AP लिखा, PO को क्या लिखेंगे? PO दूरी कितनी है? -u, ये लिखा। तो अल्फा देखिए निकल गया ना। अब दूसरा चापखंड लेंगे।
अब चापखंड का नाम बदल जाएगा। देखिए इससे बीटा के लिए ACP में ऐसा लेंगे। तो आइए इस बार तो कौन है दूसरा, इस चापखंड के लिए ACP के लिए कौन क्या है, बीटा। तो बीटा बराबर वो देखिए चाप का खंड तो AP है ना, अब बटे दूरी हो गया PC, ये हो गया PC। ठीक, तो AP को लिखा AP, अब PC के बदले क्या लिखेंगे, P से C तक की दूरी -R है, ये लिखेंगे। चलिए तो अल्फा बीटा हो गया, बारी थीटा। अब चापखंड, अब देखिए ना थीटा के लिए कौन बना होगा, AIP में ये ले लिया। फिर से कौन लेंगे, इस चापखंड के लिए कौन हो गया ये वाला थीटा। ठीक है, तो कौन हो गया थीटा, कौन बराबर चाप हो गया AP बटे त्रिज्या तो है वाला ले लेंगे PI, ये हो गया PI। तो AP को AP लिखा, PI की दूरी लिखेंगे, P से लेके I तक की दूरी कितनी है, -V है। तो देखिए बच्चों ये हो गया अल्फा, ये वाला हो गया बीटा और ये वाला हो गया थीटा, है ना। इस तीनों मानों को जो निकाला है इसमें समीकरण 3 में रख देंगे। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे अल्फा बीटा थीटा का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो आइए बच्चों रख देते हैं। ठीक है, तो 2 को 2 लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो गया बीटा का मान है भला क्या है, AP बटे -R बराबर अल्फा ये वाला AP बटे -U लिखा ना, आप प्लस के बदले प्लस लिखा, थीटा है बोला AP बटे -V। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इस सारा AP क्या होगा बच्चों, कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा। ठीक ना, तो उतना काट कूट क्या करेंगे, सीधा यहाँ लिख देते हैं, ये 2/R हो गया। बच्चों माइनस भी सबों में है जो कैंसिल ही हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं 2/R बराबर लिखते हैं 1/U और इधर हो जाएगा +1/V। तो बच्चों ऐसा है कि 2/R को 1/R/2 लिखा जा सकता है, क्योंकि ये 2 फिर पलटेगा तो वहीं चला जाएगा। आप लोग तो मैथ के विद्वान आदमी हैं, तो समझ ही रहे होंगे कि कैसे हो रहा है। और बच्चों जानते हैं कि F बराबर R/2 होती है, पिछले वीडियो में पढ़ा है। तो इसके बदले हम लोग 1/F लिख देंगे, 1/U हो गया, 1/V हो गया, सीधा कर दें तो 1/V + 1/U बराबर हो गया 1/F। इस प्रकार से बच्चों छोटे द्वारक के लिए ये सूत्र स्थापित हो गया है, प्रूव्ड हो गया है। तो आशा है बच्चों ये भी विधि आपको अच्छी ही लगी होगी, ठीक ना। तो पहली या दूसरी जो भी विधि अच्छी लगे उसको अपने से बनाइएगा, कॉपी में उसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। सिर्फ वीडियो देखने से तो काम नहीं चलेगा, खुद प्रैक्टिस के द्वारा यदि सूत्र प्रूफ हो जाए तब समझिएगा कि हम समझ गए हैं। ठीक है बच्चों, तो आज जो हम लोग सूत्र स्थापित किए हैं वो अवतल गोलीय दर्पण के लिए ये था। यही सूत्र बच्चों उत्तल गोलीय दर्पण के लिए अर्थात उत्तल दर्पण के लिए भी होती है। तो अगले वीडियो में उसको बनाएंगे बच्चों, क्योंकि एक वीडियो में काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अगले वीडियो में इस सूत्र को हम लोग स्थापित करेंगे। तब तक आप अवतल वाला जो दर्पण है उसमें आप इस सूत्र को दोनों विधियों से स्थापित करें, प्रैक्टिस करें।
धन्यवाद।